स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक इस नए वीडियो में। ये टॉपिक PSIR में स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल में, अब आप UPSC की तैयारी करने वाले हो सकते हो, बहुत बार स्टेट PCS में भी इस ऑप्शनल को स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो इसका जैसे UPSC के हिसाब से इसका पेपर 2 सेक्शन A, इसमें एक पोर्शन आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पोर्शन, और उसके साथ ही यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये जो की कंसेप्ट्स हैं, पहली बात तो ये कि कंसेप्ट्स हैं कौन कौन से, विच आर दीज कंसेप्ट्स, एंड सेकेंडली यहाँ पर किस डेप्थ में डिस्कशन किया जाना चाहिए इन कंसेप्ट्स का, और क्यों हम इसे पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी इट, यही पता नहीं होता। और अगर कुछ चीज़ें पता भी होती हैं तो कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें स्कॉलर्स कैसे ध्यान रखें, कितना यहाँ पे कवर करना है, इसका कवरेज कितना है। तो आज हम इसी टॉपिक को उठाएंगे। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक रहेगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप इसको सुनते जाते हो, मेरे साथ में लिखते जाते हो, डेफिनेटली अच्छे से आपके टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आप मेरी ही तरह वीडियोस को जल्दी जल्दी भगा भगा कर देखने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं भी ऐसा किया करती थी एक टाइम पर, मेरे अटेम्प्ट्स के टाइम पर, तब भी आपके लिए ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसको आप https://t.me/PSIRUPSC सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाओगे। टेलीग्राम पर जब इसको सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो माय नेम इज़ वीनस अवतानी और मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं। आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे नाम के साथ गूगल पर UPSC लिख दीजिएगा, मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। स्पेसिफिकली जब आप UPSC टाइप करोगे इसके आगे, तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर है, मेरे मार्क्स हैं, इंटरव्यू मेरे जिस साल मैंने इंटरव्यू दिया था उस साल मेरे कितने मार्क्स आए थे, मेंस में कितना आया था, ये सब आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले अभी हमारे टॉपिक को, विच इज़ की कंसेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखो, IR एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, खुद ही सोचो। IR कहाँ से स्टार्ट होगा? कंट्रीज आपस में क्यों लड़ती हैं? भाई साहब, पावर गेन करने के लिए। तो स्टार्ट तो सब कुछ भैया पावर से ही होने वाला है, ये बात तो पक्की डन है ना? क्योंकि मैन कैसा है, मैन सर्चेस फॉर पावर, there's an endless search for power in man, and this endless search for power ceases actually only in his death, है ना? ये किसने बोला था? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये थॉमस हॉब्स ने बोला था। मिडीवल टाइम पीरियड के मैन के क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस्ड ओपिनियन से जब हम बाहर निकलते हैं, तभी थॉमस हॉब्स हमें समझाते हैं कि देखो मैन ऐसा है, ये दिखाई देता है, let's accept this fact, let's not fight this tendency of man, let's accept it. Based on this he had vouched for a leviathan. तो इसी मैन की अंडरस्टैंडिंग को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देख सकते हैं, बिकॉज जैसा हमें पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किताब में मॉर्गेनथाउ ने बताया था, क्या बताया था मॉर्गेनथाउ ने, कि मैन की इसी टेंडेंसीज के बेस पर स्टेट्स की टेंडेंसी आती है, इसीलिए स्टेट्स एनिमस डोमिनेंडी की तरह काम करते हैं, यानी एक ऐसा एनिमल जो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैन के ही नेचर से स्टेट इंस्पायर्ड है। एंड दैट इज़ वाई IR में आपको ऐसी टेंडेंसीज दिखाई देंगी जहाँ पर स्टेट्स बस पावर के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो पावर को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो ट्रेडिशनल रियलिस्ट कंसेप्शन है, बिकॉज आपको पता है एंटायर IR इज़ नथिंग बट फुट नोट्स टू रियलिज्म, तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्शन है IR का, दिस ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ IR इज़ बेस्ड ऑन हार्ड पावर। हार्ड पावर क्या होती है? हार्ड पावर का मतलब होता है यूज़ ऑफ मिलिट्री। चलिए ठीक है, हार्ड पावर को और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, हार्ड पावर का मतलब है, पावर का क्या मतलब है? पावर इज एबिलिटी ऑफ अ स्टेक होल्डर, है ना? IR के टर्म्स में नहीं, जनरल टर्म्स में भी अगर डिस्कस करें तो पावर इज एबिलिटी ऑफ अ स्टेक होल्डर टू कंपेल द अदर स्टेक होल्डर फॉर those actions which the other would not have
अदरवाइज अग्रीड टू। ये मैंने क्या बोल दिया? अच्छा, इसको समझते हैं। ये ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस में इस टाइप से पावर को समझते हैं, तो इसी से हम पावर की डेफिनेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू इट। 2 बच्चे हैं, कौन कौन से? राम और श्याम। श्याम इज़ अ वेरी नॉटी वन। ही वॉन्ट्स राम अपना असाइनमेंट शाम के लिए करे, यानी शाम का असाइनमेंट राम करे। श्याम ये चाहता है, बट राम ये नहीं करेगा, उसको पता है दिस इज़ चीटिंग। लेकिन श्याम ने राम को बोला कि कर ऐसा, वरना एक मुक्का मार के दूंगा, एक पंच दूंगा। राइट, यानी आपने सामने वाले को कंपेल कर दिया, है ना? अदरवाइज राम उसका काम नहीं करता, लेकिन आपने कंपेल किया, तो यू हैव पावर ओवर द अदर पर्सन। समझ रहे हो? और क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फोर्स यूज़ किया, थ्रेट यूज़ किया, कोवर्जन यूज़ किया, तो ये किस टाइप की पावर हो जाती है? हार्ड पावर। तो ट्रेडिशनली हम देखेंगे कि जो पावर है रियलिस्ट के लिए वो हार्ड पावर होती है। अब सॉफ्ट पावर पे, बाकी सारी चीज़ों पे हम आएंगे, अभी स्मार्ट पावर, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, बट अभी के लिए तो इतना हमें समझना है कि ठीक है भाई साहब, ये है। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि पावर किसके पास है आईआर में, है ना? कौन पावर को रखता है? जैसे अगर इसमें मैं वर्ल्ड को लार्जली डिस्कस करूं, तो 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, यहाँ से लेकर आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अगर मैं पावर को डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर मोस्टली पावर यूरोप के पास थी। यूरोपियन कंट्रीज़ के पास थी, कॉलोनिज्म का टाइम था। एंड इवन इन दिस, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में साफ साफ डिसाइड हो गया था कि कोई रिलीजन के ऊपर वॉर नहीं लड़ेगा, कोई भी स्टेट। सारे जितने भी ये नेशन स्टेट्स हैं यूरोप के, 30 ईयर्स वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, अपने अपने स्पीयर्स में सोवराइन है। राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें मल्टीपोलर ऑर्डर दिखाई दिया। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाकर हमने थोड़ा सा पीस वीस लाने की कोशिश की, शांति वांति लाने की कोशिश की। बट राइट सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे पास कोल्ड वॉर आता है, कोल्ड वॉर का फिनोमेना आता है, जहाँ पर एक बाइपोलर सिस्टम है। बाइपोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास यूएसएसआर है, यूएसएसआर के साथ साथ हमारे पास यूएस था। दोनों ही वर्ल्ड पर अपने अपने सैटेलाइट स्टेट्स पर इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं। सो इन अ वे हमारे पास 2 पोल्स हैं जिनके आसपास दुनिया घूम रही है, तो इन 2 पोल्स के पास पावर है, सब लोग इन्हीं के हिसाब से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड अ फ्यू स्टेट्स जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करती थी। बट वो भी बाइपोलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में करते कि हम दोनों पोल से नहीं इशू बेस्ड अलाइनमेंट करें। फिर देखो कोल्ड वॉर पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है और यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है ना? इसका सक्सेसर स्टेट रशिया आ जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मिलता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हुआ क्या है? यूएस डिक्लाइंस। बहुत सारी चीज़ें होती है अर्ली 2000s में, जैसे .com क्राइसिस हुआ, एक .com क्राइसिस नाम की चीज़ हुई, फिर डिप्रेशन भी आया, लहमान ब्रदर्स का यूएस में कोलैप्स हुआ 2007-8 के आसपास, ग्लोबल डिप्रेशन आया। सो हियर देयर इज राइज ऑफ रेस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, जैसे फरीद ज़कारिया ने भी बोला है। अब क्योंकि देयर इज राइज ऑफ रेस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, तो हमारे पास जो यूनिपोलर सिस्टम कोल्ड वॉर के कोलैप्स के बाद बना था, जहाँ यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और सिर्फ एक सिंगल पावर बची यूएस, है ना? इससे यूएस एक हेजमनिक पावर की तरह निकल कर आ गया और हमें एक हेजमनिक स्टेबिलिटी दिखाई दी। हेजमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर्ड है, किंडलबर्गर एंड रॉबर्ट पिल्पिन की। तो अब दोबारा ये सिस्टम हमें दिखाई दिया कि वेस्ट का डिक्लाइन हुआ, राइज ऑफ वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट।
तो यूनिपोलर से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चल दिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में पावर का डिफ्यूजन हो गया। पावर एक जगह पे नहीं है, पावर अलग अलग जगह पर है, बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे पास, और दोबारा कहीं ना कहीं हम कॉबवेब मॉडल की तरफ बढ़ चले थे। 2 मॉडल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं आईआर में, आपको पता होने चाहिए। एक मॉडल है इनमें से बिलियर्ड्स बॉल मॉडल। किसने दिया? आर्नोल्ड वुल्फ कहा जाता है, इन्होंने दिया। इस मॉडल में देखो क्या हो रहा है, एक बिलियर्ड बॉल की टेबल है, यहाँ पे मल्टीपल बॉल्स हैं ऐसी सॉलिड, आपस में इंटरैक्ट करनी है और इस टाइप से काम कर। एक यहाँ पर कौन सा मॉडल है? एक कॉबवेब मॉडल है। कॉबवेब मॉडल में अब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एनार्की है, स्टेट्स यूनिट स्टेट्स की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ कॉबवेब मॉडल में बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस टाइप से। और सॉवनिटी भी ऐसी नहीं है कि एक दूसरे को इंस्पायर नहीं कर सकते, एक दूसरे बस टकराना ही है, नहीं, एक दूसरे को इंस्पायर भी कर सकते हैं। तो सॉवनिटी के कॉन्सेप्ट भी थोड़े से फ्लेक्सिबल है। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो हमें दिखाई दिया दोबारा कि हम कॉबवेब मॉडल की तरफ ही थोड़ा बहुत चल रहे थे। इनका कॉबवेब मॉडल का एक प्रॉपर राइज इस टाइम पर, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर हमें दिखाई दिया। इसको किसने दिया कॉबवेब मॉडल को? जॉन बर्टन ने, राइट। इतनी सारी डिस्कस कर ही रहे चीज़ें तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको बता ही देती हूँ। बाकी हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपके लिए कंजस्टेड नहीं किया काम सारा, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ब्रैकेट्स में बताई हैं, है ना, कि ये एक्स्ट्रा है, ये इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, इस कंसेप्ट से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा इस कंसेप्ट के अगर बाहर जा रहा है तो मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो चीज़ें आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पावर का डिफ्यूजन देखिए, सिर्फ और सिर्फ पावर का डिफ्यूजन मल्टीपल स्टेट्स के बीच में ही नहीं हो रहा, बट यहाँ पर ये डिफ्यूजन नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में भी हुआ। कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स? एमएनसीज आ गई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज आज के टाइम पे काम करती हैं, बाहर की कंपनीज, बाहर के बैंक्स, सब 1990s से ही आई है ना, जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, याद करो। एनजीओ आ गए बहुत सारे। अब इन बहुत सारे एनजीओ पर गवर्नमेंट ने नकेल कसी है इंडिया में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को स्ट्रिक्ट करके। बट हाँ, आए तो सही, देखो ये बात तो सही है। टेररिस्ट आए, टेररिस्ट तो आज भी नाक में दम कर रखा है टेररिस्ट ने। अफ्रीका में आप जाके देखो, सहेल रीजन में क्या आतंक मचा रखा है इन लोगों ने, नाइजीरिया के बोको हरम से लेकर सोमालिया के अलशबाब तक। सो ओवरऑल हमें ये सारा फिनोमेना देखने को मिला। हालांकि अभी लेटेस्ट टाइम पीरियड में हमने देखा है कि दोबारा जो रियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं हमें राइज होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स अब इतना ज़्यादा कोऑपरेट करने के विलिंग नहीं है। यूएस का एग्जाम्पल ले लो, डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर आते सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया जैसी कंट्री जो उनको काम आ सकती है चाइना के खिलाफ, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं। तो ऐसे केस में नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ वीक हो रहे होते हैं। जैसे एमएनसीज हैं, वीक हो रही होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री में बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे ना, जब दूसरी कंट्री अलाउ ही नहीं कर रही है आपको बिजनेस करने के लिए। यूएस अलाउ ही नहीं करेगा हमारे डायस्पोरा को वहाँ पर ज़्यादा जाने के लिए, तो हम क्या वहाँ पे कर पाएंगे जाकर? कुछ नहीं, जा ही नहीं पाएंगे सिंपल। बट हाँ, ऐसे हमारे पावर का इवोल्यूशन हुआ है। अब थोड़ा सा पावर एज अ फिनोमेना को हम समझते हैं, है ना। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ पावर। जनरल चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, हार्ड पावर ये वो। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ पावर, इट्स अंडरस्टैंडिंग। अब हमें डेप्थ इसकी सब्जेक्ट की समझ में आएगी और आप बेटर आंसर्स भी लिख पाओ। देखिए, ट्रेडिशनली हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैं किसी को कोर्स कर पा रही हूँ, कंपेल कर पा रही हूँ, तो मेरे पास पावर है। तो पावर इज़ एक्चुअली अ कैपेबिलिटी, है ना, टू कंपेल द अदर पार्टी। ओके, इस पावर के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम हार्ड पावर को देखें तो वो या तो मिलिट्री पावर होती है। मिलिट्री पावर में क्या आएगा? वेपन्स कितने हैं? 20th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं भाई साहब? नहीं, और क्या क्या पावर में आएगा?
प्लेटफॉर्म्स कितने हैं, सामने वाले के ऊपर फोर्स यूज़ करने की कितनी कैपेसिटी है। ऐसे ही इकोनॉमिक पावर भी ट्रेडिशनली या हार्ड पावर का पार्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मेरी इकोनॉमी अच्छी है तो मैं सामने वाली कंट्री के ऊपर, मेरी करेंसी हर जगह यूज़ होती है तो मैं सैंक्शंस लगा सकती हूँ, जैसे यूएस करता है। यूएस ने लगाया ना, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट लेकर आ गए। अब इनको क्या मतलब कि इंडिया रशिया के साथ S-400 का ट्रेड कर रहा है, S-400 खरीद रहा है, इनको क्या मतलब इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडियन कंपनीज कुछ कुछ। लेकिन ये लोग सैंक्शंस लगा देते हैं कि जो जो अमेरिका के एडवर्सरीज के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे, सो दैट वो डॉलर में किसी और के साथ वर्ल्ड में ट्रेड ना कर पाए। दिस इज टिपिकल यूज ऑफ हार्ड पावर एक्चुअली। ये सॉफ्ट पावर नहीं है, ये हार्ड पावर है। ये जो आपके पास मिलिट्री के एलिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं, जोग्राफी के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखो पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जोग्राफी। एग्जाम्पल यूएस इज़ एन आइलैंड, अपने आप को आइसोलेशन में रख पाता है, इस वजह से यूएस अपनी पावर को ग्रो कर पाता है, राइट। वहीं रशिया को देख लो, रशिया के लिए कहा जाता है दैट इट्स जोग्राफी एक्ट्स एज अ कर्स, क्योंकि लैंड मास तो बहुत बड़ा है बट वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है जिसके थ्रू अच्छे से ये ट्रेड कर सके, है ना। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अभी आर्कटिक मेल्ट हो रहा है तो इनके पास जल्दी बहुत सारे वार्म वाटर पोर्ट्स आ जाएंगे। फिर इनको क्रीमिया को एनेक्स करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इन्होंने हिस्ट्री में बार बार किया। बट दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ पावर। ये सारे एलिमेंट मिलिट्री पावर है, मिलिट्री फोर्सेस हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, न्यूक्स हैं, इकोनॉमिक पावर है और जोग्राफिक पावर है। ये आपको अपनी आंखों से दिखाई देगी। दैट इज़ वाई these elements are more traditional sources of power, and these, apart from being more traditional, are more tangible sources of power, है ना। ये इनको आप अपनी आँख से देख सकते हो, छू सकते हो, राइट। सो ये टैंजिबल है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते नहीं, टैंजिबल इंटैंजिबल हेरिटेज, तो ये टैंजिबल है उस तरीके से। बट देयर आर सम इनटैंजिबल पावर सोर्सेज ऑल्सो, जो थोड़े से नॉन कन्वेंशनल भी कहे जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल, वैल्यूज ऑफ अ सिविलाइजेशन। जैसे आप इंडियन वैल्यूज़ वर्सेस चाइनीज़ वैल्यूज़ की बात करो, दोनों वैल्यूज़ में बहुत डिफरेंस है। इंडियंस अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से नॉन वायलेंस पर एम्फेसिस करते हैं, राइट। चाइनीज़ का एम्फेसिस उतना नॉन वायलेंस पर नहीं रहा है, दिस इज़ ट्रू। हाउ इंडिया सीज दी वर्ल्ड नाम की किताब में श्याम सरन लिखते हैं ना कि इंडिया अपने आप को वर्ल्ड के लोटस का एक सदर्न पेटल की तरह मानता था, यानी जम्बू द्वीपे भरत खंडे, हम बोलते हैं ना जम्बू द्वीपे भरत खंडे। बट चाइनीज़ अपने आप को कंपैरेटिवली मिडिल किंगडम की तरह मानते हैं, यानी हम दुनिया के सेंटर में, तो ये एक्सपैंड करेंगे ही करेंगे। अभी आप देख लो, जी जिनपिंग के आते ही इन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। डेंग जाओपिंग के टाइम पे बोलते थे हाइड योर कैपेबिलिटीज़ बाइड योर टाइम, और जी जिनपिंग के टाइम पर आके बोलते हैं आर टाइम हैज़ अराइजन, हमारा टाइम आ चुका है, अब हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को हाइड नहीं करेंगे, दुनिया को बताएंगे हम क्या हैं। दुनिया को बताने वाली इनमें टेंडेंसीज है। तो आइदर वे इंडिया के लिए उनकी वैल्यू सोर्स ऑफ पावर हो सकती है, चाइनीज़ के लिए उनकी वैल्यू सोर्स ऑफ पावर हो सकती है। हाँ, दिस इज़ डिबेटेबल किसकी ज़्यादा वैल्यूज़ उसको पावर एक्वायर करने में हेल्प करती है और किस टाइप की पावर की हम बात करें, बट हाँ, वैल्यू सोर्स ऑफ पावर ज़रूर है। और यहाँ पर लीडरशिप का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हमारी थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी कही जाती है, कश्मीर चाइना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम वीक थे। इंदिरा गांधी के आते ही उसके बाद हमने सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में 1971 का वॉर जीत के और बांग्लादेश को क्रिएट करवाने में हेल्प किया। तो लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देंग जाओपिंग के टाइम पर चाइना अलग था, जी जिनपिंग के टाइम पर अलग है, माओ जेडोंग के टाइम पर तो अलग ही बात थी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मोरल, वैल्यूज़, एस्पिरेशंस, प्रिंसिपल्स, लीडरशिप, ये सब भी सोर्सेज ऑफ पावर की तरह काम करते हैं।
एंड दीज आर दैट्स वाई इंटेंजिबल सोर्सेस। अब पावर की डिग्री भी वेरी करती है ना, कितनी पावर आपके पास है। देखो, अगर मैं एक छोटी सी कंट्री हूँ साइज़ में, छोटे से मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मैं एक स्मॉल पावर हूँ, अगर कुछ बड़ा मैंने हाथ नहीं मारा है तो। अगर उससे ज़्यादा कुछ है तो मैं मिडिल पावर हूँ। बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ को मिडिल पावर कहा जाता है, इंडिया को भी लंबे टाइम तक मिडिल पावर ही कहा गया है। अगर इससे ज़्यादा मुझे पावर मिल जाए तो मैं ग्रेट पावर हो गई, है ना, रशिया वगैरह इसमें मान लो। अगर मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए तो मैं सुपर पावर हो गई। 20th सेंचुरी में 2 सुपर पावर्स थी हमारे पास, 21st में तो अभी और देखना है किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, बहुत कन्फ्यूजन है। बट हाँ, यूएस और यूएसएसआर 2 सुपर पावर्स हमारे पास थी, जिनके बीच में कोल्ड वॉर रहा, इसलिए बाइपोलर सिस्टम था। तो ये सारे एलिमेंट्स किसके पास कितने हैं, इंटेंजिबल प्लस टेंजिबल, बेस्ड ऑन दैट पावर की डिग्री वेरी करती है। कोई ग्रेट पावर होता है, कोई स्मॉल पावर होता है, कोई सुपर पावर होता है। इंडिया का एस्पिरेशन है कि इंडिया एक ग्रेट पावर बने और सिर्फ एक मिडिल पावर बनकर ना रह जाए। और अभी हम धीरे धीरे वो टेंडेंसीज ग्रेट पावर की दिखाने भी लगे, शो भी करने लगे। थोड़े टाइम में हमें ग्रेट पावर कह दिया जाएगा, राइट। अब ये जितनी भी पावर है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज एक्चुअली रिलेशनल। वाई? रिलेशनल का मतलब क्या है? पावर हमेशा दूसरों को इम्पैक्ट करती है, तो इसीलिए वी सी इट इन रिलेशन टू अदर्स, है ना। दूसरों के आपके लिए क्या परसेप्शन है? आप चिल्ला रहे हो जैसे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यूंग है, डिक्टेटर है, मिसाइल थ्रो करते रहते हैं, है ना। जैसे ये कोरिया है तो ये जापान है इस तरफ, राइट। जापान के 4 आइलैंड्स हैं और ये कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ नॉर्थ कोरिया, इतने पार्ट हैं। तो ये मिसाइल थ्रो करते रहते हैं, जापान को डराते रहते हैं। कभी इस सी में फेंकते हैं कोरिया और जापान के बीच में, कभी जापान के बाद वाले सी में फेंकते हैं पैसिफिक में। लेकिन सबको पता है ये पगला राजा ऐसे ही चिल्लाता रहता है, कोई ध्यान नहीं देता मतलब थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं बट ऐसे ही समझा रही हूँ कि पावर इज रिलेशनल, इट डिपेंड्स ऑन परसेप्शंस, इट डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पार्टी। आप बोलते रहोगे मैं न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, सामने वाली पार्टी अगर कन्विंस नहीं है कि ये पावर ये ऐसे ही बोलते रहते हैं हमेशा की तरह, ये कभी कुछ नहीं करते, तो आपके ऊपर यकीन ही नहीं करेंगे, फिर आपकी पावर कोई काम की नहीं है, आप सामने वाले से मनवा नहीं पाओगे अपनी टाइप बात को, राइट। तो यहाँ पर किसी को कंपेल करने के लिए, देखिए यहाँ पर बात है पावर को आपको यूज़ करना है ना। तो पावर को आप कैसे यूज़ करोगे? अगर मैं ऑफेंसिव तरीके से देखूं, जैसे मुझे श्याम की तरह राम को मार के काम करवाना है, तो मुझे कंपेल करना है, फोर्स करना है, मुझे अदर पार्टी को कंपेल करना है, तो मुझे यहाँ पर रिसोर्सेस तो चाहिए ही सही, लेकिन साथ साथ मुझे क्रेडिबिलिटी भी चाहिए। किम जोंग उन की तरह मेरी क्रेडिबिलिटी हो, कुछ भी बके जा रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो, कोई नहीं मेरी बात नहीं मानेगा। तो क्रेडिबिलिटी प्लस रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज हो भी और क्रेडिबिलिटी नहीं है तो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगी, राइट। लेकिन एक और अंडरस्टैंडिंग पावर की लेटेस्ट टाइम पीरियड्स में निकल के आई है कि पावर सिर्फ और सिर्फ कंपेलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पावर को डेटरेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर या चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं छोड़ना चाहता। इंडिया क्या बोलता है, हमारे पास न्यूक्स हैं, कोशिश भी मत करना हमारे ऊपर पाकिस्तान या चाइना या कोई भी न्यूक्स चलाने की, नहीं तो हम रिटर्न में तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, लैंड सी एयर बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स के वेरिएंट्स हैं हमारे पास, और हम छोड़ेंगे नहीं, सेकेंड स्ट्राइक हमारी फिर मैसिव रहेगी। यही हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है, यही कहता है ना।
बिल्कुल यही कहता है। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उन्हीं के फादर थे, उन्हीं के लीडरशिप में बनाया गया था वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। पॉइंट इज कि यहाँ पर पावर को डेटरेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, टू डिटर, टू स्टॉप द अदर पार्टी फ्रॉम हार्मिंग सेल्फ। ये भी पावर का एक अच्छा यूज़ है। ठीक है भाई, सब समझ गए हम ये भी बात। एग्जाम्पल में सिंपल आप इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी या फिर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को लिख दो, काम हो जाएगा। अब इसमें डेटरेंस अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है जिसको मैं आपको समझाऊंगी की कंसेप्ट में आगे। और बट यहाँ पर इतना तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, पावर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। सही है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि हाँ ये डाउट है। अब देखिए, किसी भी कंट्री की पावर के लिए हमने एलिमेंट्स तो देखे, लेकिन पावर को हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल नहीं लेकिन स्ट्रक्चरल टर्म्स में भी देख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, 4 कंट्रीज़ को एक साथ खड़ा किया। अब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि यूएस के ऊपर इंडिया की कितनी पावर है, इंडिया के ऊपर चाइना की कितनी पावर है ना। अब मैं इन 4 के 4 स्ट्रक्चर्स उठाऊंगी अलग अलग, इन चारों कंट्रीज़ के स्ट्रक्चर्स उठाऊंगी, वहाँ इनको कंपेयर करूँगी कि किसका कितना स्ट्रक्चर स्ट्रांग है ना। किसका डोमेस्टिक एलिमेंट्स में किसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा पावरफुल हुआ। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्जर्व करके उसकी पावर को गेज कर सकते हैं कि उसकी पावर कितनी है। ये कौन बोल रहा है? क्या ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ? नहीं, असल में सुजैन स्ट्रेंज ने कंसेप्ट दिया था। स्ट्रेंज कंसेप्ट से बड़ा तो सुजैन स्ट्रेंज ने दिया। कौन से 4 स्ट्रक्चर्स हैं? एक तो नॉलेज, नॉलेज कितनी है। देखो नॉलेज से आगे रिसर्च डिसाइड होगी। जैसे इजराइलीज़ बहुत बढ़िया रिसर्च करते हैं, फिर उस रिसर्च के बेस पे दुनिया भर में वेपन्स बना के बेचते हैं, पावर है उनकी, है ना। इंडिया के उनसे अच्छे रिलेशंस नहीं, लेकिन धीरे धीरे अच्छे रिलेशंस हुए इसी रिसर्च के बेस पर। नॉलेज से इनोवेशन होता है, नॉलेज से आपकी इकनॉमी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो नॉलेज कितना अक्वायर करते हैं। आज आप देखो ना, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं रिलीजियस डोगमेटिज्म में स्टीव्ड हैं, तो उनके यहाँ नॉलेज रिसर्च कुछ नहीं होता ऐसा। इंडिया में भी प्राइवेट रिसर्च एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत कम है, तो दिक्कत आती है हमें। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कितनी पावर है आपके पास। एग्जाम्पल सिंगापुर, फाइनेंशियल सेंटर है दुनिया का, बहुत सारे ट्रांजेक्शन सिंगापुर में आके होते हैं, तो सिंगापुर इज़ अ रिच कंट्री। सऊदी अरेबिया है, चलो पेट्रोल बेच बेच के डॉलर तो आ गए ना इनके पास, पेट्रो डॉलर तो आ गए, बहुत मज़े की लाइफ है ना। फाइनेंशियली आप जैसे भी रिच होना चाहो, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विस बैंक में काले पैसे को दुनिया भर के रख के रिच हैं, लेकिन रिच तो हैं, तो फाइनेंशियल पावर है उनके पास, कोई उनसे मैस नहीं करता इतनी जल्दी। इसी तरीके से काफ़ी बार ये फाइनेंशियल पावर प्रोडक्शन की वजह से आपके पास आती है, कितना आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है, जैसे चाइनीज़ दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया एक टाइम पर। कोविड के बाद से चाइनीज़ पर वो होने लगा कि नहीं नहीं, चाइनीज़ से भी रिस्क आ सकता है, तो हमें सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करना है, वरना तब तक तो मज़े से इनका काम चल रहा था। सो यही आप देख लो इस टाइप से। प्रोडक्शन यहाँ पर सर्विसेज का हो सकता है, हालांकि सर्विसेज से प्रोडक्शन में पैसा तो मिल जाता है, लेकिन जॉब्स उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती जितना मैन्युफैक्चरिंग में। बट जिस भी तरीके से आप प्रोडक्शन करते हैं, अगर आप उससे अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचा पा रहे हो तो आप इकोनॉमिकली पावरफुल बन रहे हो। और लास्टली, ये सब रिसोर्सेज हैं लेकिन मिलिट्री नहीं है तो किसी काम का नहीं है फिर। सऊदी अरेबिया मिलिट्री वाइज सिक्योरिटी वाइज वीक माना जाता है, तो सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी में कितने वेपन्स हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितना अपना डिफेंस कर सकते हो सामने वाले से,
कितने, अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो तब तो बहुत ही बढ़िया, तुम्हें कोई अटैक नहीं करेगा क्योंकि सामने वाले को पता है तुम्हारे पास न्यूक्स हैं। तो ये सारे पावर के स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। इस हिसाब से अगर मैं यूएस वर्सेस चाइना को कंपेयर करूँ तो देखो चाइना इकोनॉमिकली आगे है, बट ऐसा कहा जाता है यूएस के डिफेंस की रिसर्च इज़ स्टिल मच अहेड ऑफ चाइना। चाइना रिसर्च कर रहा है डिफेंस में भी एआई वगैरह लगाने की, लेकिन चाइना की मोस्ट टेक्नोलॉजीज रिवर्स इंजीनियर्ड है, इसलिए फेल हो जाती हैं। अभी रिसेंटली देख लो, चाइना के बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स थे जो पाकिस्तान ने यूज़ किए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के साथ जब टेंशन हुई 4 दिन, तब इंडिया ने उनको टैकल कर लिया क्योंकि चाइना से लिए हुए थे, है ना, चाइनीज़ माल था। सो आप देखो यूएस के पास आज भी स्ट्रक्चरली काफ़ी पावर है, और इस पावर से कंपेयर करने के लिए चाइना को अभी भी काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हालांकि पावर का जो नेचर है वो अपने आप में चेंज हो रहा है। ये स्ट्रक्चरल पावर अभी हमने देखा स्टैटिक चीज़ है, लेकिन इतना स्टैटिक दुनिया में कुछ नहीं होता। पावर का हम एनालिसिस कर रहे हैं, पावर खुद ही चेंज हो जाएगी तो क्या कर लोगे, ऐसे ही तो हो रहा है बिल्कुल। देखो रियलिस्ट ने क्या बोला, हार्ड पावर हमने पहले समझ ली। टेंजिबल सोर्सेस ऑफ जो पावर होते हैं, ज्योग्राफी, मिलिट्री, इकोनॉमी, इन सबको आप हार्ड पावर में नाप सकते हो कि ये हार्ड पावर्स हैं। सामने वाले को कोर्स कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, सामने वाले को इंटिडिमेट कर सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं, राइट। वही एक कंसेप्ट आया सॉफ्ट पावर का। कौन लाया ऐसी चीज़ें, कौन लाता है, लिबरल्स लाते हैं ना। तो लिबरल्स लाए, लिबरल्स में भी कौन लाए, जोसेफ नाए। ये बोलते हैं सॉफ्ट पावर क्या है, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, of getting others to emulate your society. एग्जाम्पल 1990 से यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, यूएस प्रमोटेड वॉशिंगटन कंसेंसस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में दुनिया भर में फैला। अब वॉशिंगटन कंसेंसस ने पूरी दुनिया भर में वही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रमोट किया जो कि वेस्ट की खुद की है, यूएस की, वेस्टर्न यूरोप की, यूके, फ्रांस, इन सब की पॉलिसीज़ थी, राइट। हर कोई कैपिटलिस्ट से अब लड़ना नहीं चाहता, कैपिटलिस्ट बनना चाहता है, अपनी सोसाइटी को कैपिटलिस्ट बनाना चाहता है। हर कोई यूएस से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन रादर दुनिया भर में बर्गर, पिज़्ज़ा, यूएस का खाना पीना, यूएस का म्यूज़िक, यूएस का डांस, ये सब फैला। ये एक तरीके से इन्होंने कल्चर के स्फीयर में अपनी हेजमनी दुनिया में फैला दी। लोग इनसे लड़ना नहीं चाहते, इनके जैसे होना चाहते हैं, लोग इनके जैसे यहाँ पर होना चाहते हैं, इनकी वैल्यूज़, इनकी सोसाइटी को कॉपी करना चाहते हैं, इमिटेट करना चाहते हैं, राइट। तो ये सॉफ्ट पावर हुई साफ साफ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पावर ओवर नहीं चाहिए जैसे हार्ड पावर में चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको पावर विथ भी मिल रही है। अब आप सामने वाली कंट्री को ये नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर मिलिट्री अटैक कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे। आप सामने वाले को मनाओगे, प्यार से कन्विंस करोगे, है ना, कि देखो ऐसा ऐसा कर लो ना, तुम मुझे पसंद करते हो ना, मेरे बर्गर्स खाते हो, मेरे लोगों की तरह कपड़े पहनते हो, तो मेरे जैसे ही तो यू आर हैविंग अ पावर विथ, कन्विंसिंग पावर आपकी बढ़ रही है, इसीलिए इसे सॉफ्ट कहते हैं। यू आर ट्राइंग टू कन्विंस, और सामने वाला अपनी विल से आपकी बात मान रहा है। जैसे ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की के हेजमनी के कॉन्सेप्ट से इसको आप सोच सकते हो, थोड़ा हेजमनी जैसा ही है समहाउ। जोसेफ नाय ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड अब एक 3D चेस बोर्ड की तरह हो गया। ऐसा नहीं है कि बस सॉफ्ट पावर ही सब कुछ है ना। पहला डिमेंशन इस वर्ल्ड के 3D चेस बोर्ड का आज भी मिलिट्री है, और मिलिट्री के टर्म्स में जब जोसेफ नाय ने कंसेप्ट दिया था, यूएस अकेला ऐसा पावर बचा था जो कि सब पे भारी पड़ रहा था। तो मिलिट्री के टर्म्स में जोसेफ नाय ने कहा यूनिपोलर। आज हम कह सकते नहीं, मिलिट्री में भी कहीं ना कहीं यूएस के अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो
मतलब आ रहे हैं और चैलेंज कर सकते हैं मिलकर यूएस को। 2D सेकेंड जो डिमेंशन रहेगा वो इसका इकोनॉमिक रहेगा मिलिट्री के बाद, है ना। इकोनॉमिक में आप देखो मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है। यूएस की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डेफिसिट्स हैं, इंडिया, चाइना, बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं, है ना, जो कि यहाँ पर चैलेंज की तरह एक्ट कर रही है। G20 राइज कर रहा है, कंपेयर टू दैट G7 उतना रेलिवेंट नहीं है, अभी भी मीटिंग्स करते हैं बट उतना कुछ खास नहीं। एक थर्ड डिमेंशन है सोशल पावर का। यहाँ पर मामला पूरा डिफ्यूज्ड है। देखो यूएस की ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा, म्यूज़िक, डांस, डोमिनोज, है ना, ये सब लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, इंडिया का योगा, इंडिया का ये, इंडिया का वो भी फॉलो होता है। चाइना की कुछ ना कुछ कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स, कन्फ्यूशियस की चेयर्स अलग अलग फॉरेन में यूनिवर्सिटीज़ में होना, ये सब भी फॉलो होता है। तो यहाँ पर पावर बहुत डिफ्यूज्ड है। अफ्रीकन वैल्यूज़ हैं, उबुंटू की बहुत फेमस है, नेल्सन मंडेला की वैल्यूज़ फेमस है, बहुत सारी और चीज़ें फेमस है। तो यहाँ पावर डिफ्यूज्ड है थर्ड वाले मॉडल में। अब इसका बहुत भारी क्रिटिसिज्म भी हुआ इस कंसेप्ट का, और क्रिटिसिज्म किसने किया? रियलिस्ट ने किया। जैसे उस टाइम पर जो रियलिस्ट है जॉन जे मर्शाइमर, इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया इस बात को कि ये क्या मतलब हुई, तुम मिलिट्री पावर के अलावा दूसरी चीज़ें सोच रहे हो, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर के अलावा, जबकि ये टेंजिबल एस्पेक्ट्स हैं, है ना। देखिए रियलिस्ट के अकॉर्डिंग सॉफ्ट पावर के एस्पेक्ट्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सामने वाले की विल पर। अब मकियावेली को याद करो, मकियावेली क्या कहते थे? मकियावेली प्रिंस को हमेशा सजेस्ट करते थे कि देखो तुम लव पर डिपेंड मत रहो, है ना, क्योंकि सामने वाला अपनी मर्जी से, अपनी विल से तुम्हारे लव पर रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है तुमसे बहुत सारी चीज़ें करवा के और फिर तुम्हें ठीक से रिस्पॉन्ड भी ना करे, तुम्हारा यूज़ एंड थ्रो करके। करते हैं ना लोग ऐसा। लेकिन हाँ, अगर फोर्स पर रिलाई करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस पाओगे, क्योंकि फोर्स तुम तुम्हारी विल पर अप्लाई करोगे, राइट। ये तो मैंने ऐसे कनेक्ट किया, बट हाँ कहीं ना कहीं रियलिस्ट ये मानते हैं कि सॉफ्ट पावर का कोई रेलेवेंस नहीं है। और धीरे धीरे हमने देखा नहीं मिलिट्री हार्ड पावर आज भी रेलेवेंट है वर्ल्ड में। जिसके पास है वो कुछ भी बैठ के कर रहा है। अब तालिबान को ही ले लो, तालिबान अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर में जीता 1990s में, है ना। 1996 में पावर में आया, 1996 से 2001 तक पावर में था, जब तक कि यूएस ने मिलिट्री इन्वेजन नहीं किया अफ़गानिस्तान का और तालिबान को पावर से नहीं हटाया, तब तक ये लोग पावर में थे। और इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो कि इनडिस्क्राइबेबल है। फीमेल्स के साथ ऐसे ऐसे टॉर्चर किए, इतना ही अपनी सिविलाइजेशन को बैकवर्ड लेके चले गए, सोच भी नहीं सकता कोई। सिर्फ और सिर्फ हार्ड पावर के बेस पर ऐसा हुआ है। इनके पास कोई सॉफ्ट पावर नहीं थी, दुनिया भर में बदनाम थे, तब भी सब कुछ हुआ। यूएस ने बिना किसी की सुने 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन रूल कर रहा था, इन्वेजन कर दिया। क्या कह के कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। मिले नहीं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सीआईए की रिपोर्ट्स के हिसाब से, पर हाँ बोल दिया और इन्वेड कर दिया। इनकी मर्जी, इनके पास पावर थी, कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। इसी वजह से सॉफ्ट पावर के कंसेप्ट को मॉडिफाई करना पड़ा भाई साहब, कि नहीं देखो सॉफ्ट पावर के अलावा भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तब यहाँ पर कंसेप्ट आया स्मार्ट पावर का, है ना। स्मार्ट पावर में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी? एक तो हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। तो ये कहा जाता है कि देखो भाई साहब मिलिट्री पावर इज़ नेसेसरी, है ना। ऐसा नहीं है, नहीं तो अपना डिफेंस कैसे करोगे, अपनी सिक्योरिटी कैसे करोगे सामने वाला जब तुम्हें इन्वेड कर जाएगा? तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। बट अलॉन्ग विद दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नीडेड इन सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं चल सकता। क्योंकि सॉफ्ट पावर कन्विंस करने के लिए हेल्प करती है। सॉफ्ट पावर सामने वाला अपनी विल पर आपके डिसीजंस के हिसाब से एक्शंस ले, उसके लिए हेल्प करती है।
हिलरी क्लिंटन ने ये भी समझाया, हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन की वाइफ, डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थी 2016 के इलेक्शंस के आसपास बुरी तरीके से, है ना, ट्रेडिशनल डेमोक्रेट कही जाती हैं ये। इन्होंने कहा स्मार्ट पावर इज स्किलफुल यूज ऑफ मिलिट्री एज वेल एज डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस, दोनों चीज़ें जहाँ पर यूज़ होती हैं। इंडिया को देख लो, इंडिया डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस को भी यूज़ करता है, कहीं ना कहीं कभी कभी मिलिट्री इंटरवेंशंस को भी यूज़ करता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट, सामने वाले को कोर्स करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया की काउंटर टेरर पॉलिसी इसमें लैंडमार्क है। अभी काउंटर टेररिज्म पर इंडिया बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेता है ना। जहाँ जहाँ पर हम दुनिया में जाते हैं हम पाकिस्तान को बदनाम करते हैं कैंपेन करके कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, है ना। तो टेररिज्म के अगेंस्ट हम कैंपेन भी कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर पाकिस्तान ने कोई टेरर अटैक किया, जैसे पहलगाम का अटैक किया था अभी अप्रैल में, तो हमने रिटर्न में क्या कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर, 9 साइट्स उठाई, 9 साइट्स पर हमने टारगेट कर दिया, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कुछ मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर मुरीद के बहुत सारी साइट्स को उड़ा दिया। इसके बाद पाकिस्तान वालों को अपनी साइट्स को शिफ्ट करना पड़ा टुवर्ड्स अफगान बॉर्डर, अंदर हिंटरलैंड, ताकि अगली बार ये लोग अगर अटैक करें तो, और अगर हम रिटर्न में कुछ रिटेलिएट करें तो इनके ऊपर इफेक्ट ना हो। बट देन खैर हमारी बॉर्डर से तो थोड़ा सा टेरर लॉन्च पैड्स दूर हो गए। तो दिस इज़ यूज़ ऑफ स्मार्ट पावर ना, दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब अगर आप खुद ही सोचो, स्मार्ट पावर को मैंने स्लो तरीके से यूज़ किया, राइट, टेरर के कैंपेन्स चलाए, लेकिन इतने स्लो चलाए कि उसका रिजल्ट 10 साल बाद मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने टेरर अटैक का रिटेलिएशन किया, लेकिन इतना स्लो तरीके से उसका रिटेलिएशन किया कि सामने वाला हट गया, और सामने वाला का मैं कुछ नुकसान नहीं कर पाई, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए स्मार्ट पावर हैज़ टू बी compulsorily used in a fast manner in contemporary times, right? तभी आप यहाँ पर जीत पाओगे, और इसीलिए फास्ट पावर का भी कंसेप्ट आया। एक चिंपैंजी एक बंदर की तरह फास्ट पावर हमें चाहिए इधर से उधर कूदने की, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, जॉन चिपमैन, चिंपैंजी से मिलता जुलता नाम है, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, नॉट टू डिस्क्रेडिट समवन। तो जॉन चिपमैन ने ये कंसेप्ट दिया फास्ट पावर का। क्या इंडिया में ऐसा हुआ? बिल्कुल। मोदी एरा के आते 2014 आते आते देखो, आप देखो बहुत सारी वर्ल्ड में विजिट्स हुई हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में विजिट हुई हैं जहाँ पहले हम कभी नहीं जाते थे। इसी साल 2025 में आपको बताती हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसी छोटी कैरेबियन कंट्री में, जहाँ पर इंडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी बिसेसर, पहली बार ऐसा हुआ कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन की यहाँ पे बनी। घाना में गए प्राइम मिनिस्टर, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में गए, तो ऐसी ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पहले हम देखते भी नहीं थे, और अब जल्दी जल्दी विजिट्स हो रही हैं, फास्टर विजिट्स हो रही हैं। मोदी के फर्स्ट टर्म में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जनता का यही था कि आदमी बाहर ही घूमता रहता है तो क्यों घूम रहा है? क्योंकि एक स्पीड इंश्योर करनी है, इसीलिए, है ना। और ये स्पीड ही आज के समय में नेशनल पावर की डिटर्मिनेंट है। देखो एक टाइम पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पेशेंस यूज टू पे अलॉट, लेकिन आज पेशेंस पे नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन नहीं कर रहा है, क्या करें, राइट? क्योंकि स्पीड हमें फास्टर चाहिए, हेफ्ट उतनी ना हो कोई बात नहीं, कैपेसिटी उतनी ना हो नहीं, लेकिन स्पीड जल्दी जल्दी चाहिए चीज़ों की। इसी को हम एजाइल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। जो एजाइल होगा वो सर्वाइव करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। जो फास्ट है वो सर्वाइव कर रहा है कहीं ना कहीं, जल्दी जल्दी एक्शंस ले रहा है, जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, तो चेंजेस जल्दी जल्दी हो रहे हैं, राइट। तो हम इसे नियो डार्विनिज्म बोल सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो डार्विन का कंसेप्ट है, चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन की थ्योरी जिन्होंने निकाली, राइट।
और इसको हम इस हिसाब से न्यू डार्विनिज्म कह देंगे। कहने में क्या जाता है, ठीक है। तो ये एजाइल है, ये एडेप्टिव पॉलिसी है, राइट। हेस्टी ऑप्शंस यहाँ पे रिवॉर्डिंग है, वेल कंसिडर्ड स्लो ऑप्शंस उतने रिवॉर्डिंग नहीं है, ठीक। और इन सारी चीज़ों के कुछ एडवांटेजेस हैं, सॉफ्ट पावर के, फास्ट पावर के, स्मार्ट पावर के। क्या एडवांटेजेस हैं? देखो, सबसे पहले कि मिलिट्री स्पेंडिंग थोड़ी सी कम हो सकती है ना, यानी इट कैन बी चीपर। वैल्यूज़, इंडिया को कितना खर्चा लगा योगा को प्रमोट करने में दुनिया में? नहीं लगा, लेकिन इंडिया के बारे में बहुत सारी कंट्रीज़ को पता चला कि इंडिया कितना ग्रेट है। मिलिट्री स्पेंडिंग कम है, वॉर्स पर एम्फेसिस कम है ना, क्रॉस है यहाँ पे वॉर के एम्फेसिस पे, तो लाइव्स का लॉस भी कम हो रहा है, सही है। अगर ऐसे केस में हार्ड पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो कंट्री अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाती है। जैसे चाइनीज़ का ऐसा कहा जाता है, चाइनीज़ दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन के बैठे थे, कोविड आया, इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा वैसा, ये वो है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे ऐसे वुल्फ वॉरियर की तरह लोगों को लगा दिया अपने कि काउंटर करो सबको। इन्हीं की क्रेडिबिलिटी लूज़ हुई उस चक्कर में। बाद में इनको एक्शंस लेने ही पड़े, ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी लाकर, और थोड़ा सुधरना ही पड़ा। तो इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी उस टाइम। तो टू मच हार्ड पावर, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर इंडिया के साथ 2020 में गलवान के आपके लद्दाख में 5 पॉइंट्स थे जहाँ पर क्लैशेस स्टैंड ऑफ्स करने की कोशिश की, हमारी बॉर्डर के अंदर काफ़ी आ गए। फिर गलवान के क्लैशेस हुए थे, गलवान वैली में, जहाँ हमारे 20 सोल्जर्स ने लाइफ्स को गवाया था अपनी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी चाइनीज़ की क्रेडिबिलिटी काफ़ी लूज़ हुई थी। तो यहाँ पर अगर हार्ड पावर यूज़ की जाती है ना, तो जिस कंट्री के अगेंस्ट यूज़ की जा रही है, दैट कंट्री कैन गेट सिंपैथी ऑफ अदर्स फॉर इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया से बहुत सारे कंट्री सिंपैथी रखते हैं जब भी चाइना कोई ना कोई इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बॉर्डर पर, है ना। हमें ऐसी सिंपैथी की वैसे ज़रूरत नहीं, हम तो अब आत्मनिर्भरता की फोकस कर रहे हैं तरफ डिफेंस में। बट हाँ, कम से कम ऐसी जो कंट्रीज़ की सॉलिडारिटी है वो हमें हेल्प करती है। जैसे जापानीज़ के साथ सॉलिडारिटी डेवलप होती है, फिर जापानीज़ के डिफेंस में हम मदद करते हैं, हमारे डिफेंस में वो मदद करते हैं। सो इस टाइप से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या पावर एक ज़ीरो सम गेम की तरह एक्ट करता है? चाइना की इकोनॉमिक पावर बढ़ी तो इंडिया की कम हुई, या फिर ये एक वेरिएबल सम है, चाइना की इकोनॉमिक पावर बढ़ी, इंडिया ने उससे थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, सस्ते मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लाए, फिर अपने यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया चाइना से सीख कर, और फिर पावर बढ़ाई। तो क्या ये वेरिएबल सम है? सामने वाले की पावर बढ़ेगी, ज़रूरी नहीं हमारी कम हो, या फिर सामने वाले की बढ़ेगी तो हमारी कम होगी ही होगी? इस पर सवाल आता है, राइट। तो रियलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, पावर इज़ अ ज़ीरो सम गेम, और वहीं जो लिबरल्स हैं वो बोलते हैं नहीं, पावर इज़ अ वेरिएबल सम गेम। क्योंकि लिबरल्स ह्यूमन के कोऑपरेटिव रैशनल बिहेवियर पर और स्टेट्स के कोऑपरेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और रियलिस्ट आपको पता है ह्यूमन की सेल्फिश टेंडेंसीज़ पर फोकस करते हैं, एनिमल जैसी टेंडेंसीज़ पर हमेशा से। और इसलिए ये स्टेट्स, अब न्यू रियलिस्ट और न्यू क्लासिकल रियलिस्ट तो चलो यहाँ पे ह्यूमन नेचर से ड्रॉ नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि एनार्किक सिस्टम इसलिए ऐसा है। बट हाँ, ओवरऑल यहाँ पे बात है कि स्टेट्स कोऑपरेट नहीं करते, ये कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर
पोलैरिटी ऑफ पावर के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। देखो, पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा कि क्या एक स्टेट एक्शन लेगा। मैं समझाती हूँ। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ ने यूएस के साथ अलाइन किया, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अब सोल सुपर पावर यूएस बचा है। यूएस ने यूएसएसआर को हरा दिया, क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स करके रशिया बन गया। इंडिया ने भी उसी टाइम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, मनमोहन सिंह के टाइम पर 1991 में। लगभग वही टाइम पीरियड था। इसे कहते हैं बैंड वैगनिंग। देखिए, 4 तरीके के स्टेप्स कोई भी कंट्री ले सकती है। एक तो अलायंसेस, जैसे चाइना के साथ हमें चाइना को काउंटर करना है तो हम यूएस के साथ अलायंस बिल्ड करेंगे, राइट। क्वाड करेंगे, क्वाड को प्रमोट करेंगे। यूएस को जवाब देना है तो हम रशिया के पास पहुंच जाएंगे जिसको भी जवाब देना है उसके अगेंस्ट हम पहुंच जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले पहले यहाँ पर यूके और फ्रांस, जिनकी कभी नहीं बनती थी, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने आपस में एक समझौता करके अपनी सारी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया, ताकि जर्मनी, जो राइजिंग जर्मनी था, उससे काउंटर कर सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले पहले हिटलर के टाइम पर फिर ये अलायंस कंट्रीज एक साथ आ गई, यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये अलायंसेज होते हैं रोकने के लिए किसी के राइज को। यानी आप हिम्मत रख रहे हो, आप करेज रख रहे हो, और कम से कम आप अलायंस के थ्रू सामने वाले को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, राइजिंग पावर को, एम्बिशियस रिविजनिस्ट पावर को रोकने की कोशिश कर रहे हो। वहीं कंट्रीज़ को, जैसे यहाँ पर देखो, इसमें क्या हुआ, लोगों को लग गया यूएस ही अकेला सुपर पावर, तो लोगों ने बैंड वैगनिंग कर दिया। यानी एक बैंड जा रहा है, उसी के साथ यहाँ पर मर्ज हो गए। पहले सड़क पे खड़े होकर तमाशा देख रहे साइड में, अब उसी बैंड में घुस गए। यानी आपने अलाइन कर दिया यहाँ पर एम्बिशियस पावर के साथ अपने आप को, कि हम इन्हीं के साथ हैं, राइट। झुक गए आप। यहाँ पर करेज शो नहीं हो रहा, यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर दिया रियलिटी को, है ना। एक होता है बक पासिंग। 2 स्ट्रैटेजीज हैं, बक पासिंग एंड बेट एंड ब्लड लेटिंग। ये वो कंट्रीज़ करती हैं जो कि इनसिक्योर होती हैं, जो कि अपने स्टेटस को बचाना चाहती हैं, है ना। जैसे यूएस है, यूएस चाहता है चाइना यहाँ पर ज़्यादा राइज ना हो, तो यूएस चाइना को रोकने के लिए इंडिया को आगे कर देगा, ताकि चाइना इंडिया आपस में लड़े और यूएस अपनी पावर को उसी टाइम पर राइज करे। या फिर बहुत बार चाइना ने भी ऐसा किया है, राइज करते करते चाइना को लगा हमें राइज करना है, तो यूएस को मिडिल ईस्ट के अफेयर्स में उलझा दो, फिर खुद राइज करते रहो। इसीलिए यूएस के डोनाल्ड ट्रंप अब इराक, सीरिया, अफगानिस्तान सब जगह से पीछे हट रहे हैं। इसको बक पासिंग कहते हैं। बक को आपने पास कर दिया जान करके अपने फ़ायदे के लिए। एक होता है बेट एंड ब्लड लेटिंग। यानी मान लो इंडिया और चाइना में वॉर हुआ, तो यूएस ने दोनों के वॉर को सपोर्ट किया, फंड किया, है ना। तो ये ब्लड लेटिंग होती है। दोनों को लड़ने दो, दोनों को लड़ने का सपोर्ट करो, फाइनेंस करो उनके लड़ने में, वॉर को फाइनेंस करो दोनों के बीच में, फिर साइड में खड़े होकर मज़ा देखो। तुम्हारी डिफेंस इंडस्ट्री को तो फ़ायदा हो ही रहा है ना। जैसे इराक और ईरान का 10 साल का वॉर हुआ, जब ईरान में यहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया 1979 में। उसके बाद इस 10 ईयर्स वॉर में यूएस ने इराक को भी वेपन सप्लाई किए और ईरान को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, फाइनेंशियली दोनों को सपोर्ट किया। सो दीज आर दी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब ये डिपेंड करता है पोलैरिटी पर, सुपर पावर्स की एक एक पावर की कितनी पावर है, क्या कंट्रीज़ के यहाँ पर परसेप्शन है उस पर। अब देखो, सबसे पहले हम रियलिस्ट ओपिनियन समझने की कोशिश करते हैं, राइट। कुछ कुछ रियलिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए
एक सर्टेन वर्ल्ड में पोलैरिटी होना ज़रूरी है ना। जैसे केनेथ वॉल्स हैं, केनेथ वॉल्स न्यू रियलिस्ट हैं, सबसे पॉपुलर न्यू रियलिस्ट अगर कोई हैं तो केनेथ वॉल्स हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाम की किताब दी थी 1979 में, जो कि बहुत फेमस थी। इन्हीं को हम डेटेंटे रियलिस्ट भी बोलते हैं। इन्हीं से हमें न्यू रियलिज्म मिला है। उस टाइम पर डेटेंटे था, फिर उसी साल पर कोल्ड वॉर 2.0 दोबारा राइज होने लगा। इन्होंने समझाया था कि कैसे रियलिज्म एक टाइमलेस विस्डम है, इम्पॉर्टेंट है, भले ही अभी डेटेंटे चल रहा हो कोल्ड वॉर में तभी भी। और क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम में एनार्की है तो इसीलिए कंट्रीज़ यहाँ रियलिस्ट पॉलिसीज़ ही अपनाएंगी इवेंचुअली, और इसलिए रियलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कोऑपरेशन नहीं हो पाता क्योंकि एनार्की है वर्ल्ड सिस्टम में। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि ये डिफेंसिव रियलिस्ट थे केनेथ वॉल्स, इनके हिसाब से कंट्रीज़, क्योंकि वर्ल्ड में एनार्की है इसीलिए कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए पावर को अक्वायर करती हैं ज़्यादा डिफेंस वेपन्स खरीदेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यानी कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी की वजह से मजबूरी में ऐसा कर रही हैं अपने डिफेंस के लिए, इसलिए ये डिफेंसिव रियलिस्ट है ना। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया अर्ली 2000s में, 2003 में आते आते जॉन जे मर्शाइमर ने, जिन्होंने किताब लिखी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, और इन्हें ऑफेंसिव रियलिस्ट कहा जाता है क्योंकि इनके हिसाब से देखो ये भी मान रहे हैं कि हाँ वर्ल्ड सिस्टम में एनार्की है, ये भी मान रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल सिस्टम नहीं, इसलिए कंट्रीज़ यहाँ पे अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करती हैं। लेकिन इनका कहना है कि कंट्रीज़ पावर को सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स की तरह नहीं देख रही हैं बट एक एंड की तरह भी देख रही हैं, है ना। यानी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन नहीं है यहाँ पर, बट पावर मैक्सिमाइजेशन भी है। ऑफेंस के लिए भी कंट्रीज़ ऑफेंड करना चाहती सामने वाले को, इसके लिए भी अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर रही है, तो ये ऑफेंसिव रियलिस्ट है। दोनों तरीके के रियलिस्ट ये अग्री कर रहे हैं कि दुनिया में बाइपोलर सिस्टम अच्छा है फॉर वर्ल्ड पीस। देखो अब ये क्यों अग्री कर रहे हैं इस पर, इनका खुद का यहाँ पर एक सेल्फिश ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ पर अग्री करने का। सेल्फिश ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सी बात है, अगर बाइपोलर सिस्टम होगा जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर था तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, वेपन्स एक्वायर होंगे, रियलिस्ट ने जो जो चीज़ें बताई वो सच साबित होंगी, तो रियलिस्ट का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, राइट। इसलिए स्ट्रक्चरल रियलिस्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में एनार्की की बात करते हैं वो इस पर अग्री करते हैं। वहीं कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिपोलैरिटी को सपोर्ट करते हैं कि दुनिया में एक ही सुपर पावर हो, एक ही सुपर पुलिसमैन हो, वो सब कुछ देखे, और इससे इस ग्लोबल पुलिस मैन या पुलिस वुमेन से लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, पीस इंश्योर हो पाएगी, राइट। और कोल्ड वॉर यहाँ पर नहीं होगा। इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज़ को भी राइज होने का कहीं ना कहीं चांस मिलेगा। जैसे किंडल बर्गर, हमने देखा है किंडल बर्गर एंड रॉबर्ट गिल्पिन, ये कहीं ना कहीं यूनिपोलर थ्योरी को सपोर्ट करते थे, एक ही यहाँ पर पावर होना चाहिए। बट इसके साथ भी इश्यूज़ हैं, इसको क्रिटिसाइज़ बहुत किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मैं सुपर पावर हूँ, मैं सबके ऊपर रूल कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर मेरे अंदर एरोगेंस आ जाएगा एक अलग ही तरीके का, राइट। इसी को आप किंडल बर्गर ट्रैप भी कहते हो कहीं ना कहीं। सुपर पावर जो हेजमन है, सुपर हेजमन, ये अपने आप को स्ट्रेच कर देता है, ओवर स्ट्रेच कर देता है। जैसे यूएस अफ़गानिस्तान में पहुंच गया, इराक में पहुंच गया, एक्सेस ऑफ ईविल के थ्रू यहाँ पहुंच गया, वहाँ पहुंच गया, स्ट्रेच कर दिया, इनके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, और साइड में फिर चाइना राइज करने लग गया, राइट। इस ओवर स्ट्रेच के सिस्टम में फ्री लोडर्स फ़ायदा उठाते हैं। जैसे चाइनीज़ फ़ायदा उठा रहे थे, अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोल के यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुंचा के अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे थे। इससे सुपर पावर जो है, जो सुपर हेजमन है दुनिया का, उसमें ग्लोबल पुलिसमैन में मेगालोमेनिया आ जाता है, यानी पागलपन आ जाता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ये मैं वो, फिर कोई और राइज करता है तो उसको अटैक करते हैं, राइट। और इस मेगालोमेनिया के चलते ये लोग रूल कहते हैं ना, पावर करप्ट एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली,
तो फिर बाद में कंट्रीज़ अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को, अपने खुद के बनाए हुए रूल को यहाँ पर ब्रेक करती है कंट्री। सो दैट्स वाई बाइपोलैरिटी को, मतलब यूनिपोलैरिटी को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, राइट। इनफैक्ट अगर आप मैं मॉर्टन कापलान की बात करूँ तो मॉर्टन कापलान ने तो मल्टीपोलर सिस्टम को, बिहेवियरलिस्ट थे ये, इन्होंने मल्टीपोलर सिस्टम को सपोर्ट किया था इसी वजह से। बट मल्टीपोलर सिस्टम को ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मोस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तो इतनी सारी पावर्स हैं, टू मेनी पावर्स, हैंडल करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहीं से भी कोई भी तीर उड़ता हुआ तीर किसी को भी लग जाएगा, कहीं पर भी वॉर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एनार्की का चांस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बिल्कुल टिपिकल एनार्की का, जिससे पीस इस्टेब्लिश ही ना हो पाए। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये हमारा पावर का कंसेप्ट है। बाकी ऐसे और कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।